हाय गाइज, आई एम राकेश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BFCC लर्निंग। सो आज की टॉपिक में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस में जानेंगे पहले उसका डिफिनेशन कि टेंस क्या है ना, टेंस कहते किसको हैं। तो टेंस के बारे में पहले जानेंगे। कहता है कि टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू एट द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि कहने का मतलब है कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, कार्य के समय के अनुसार वर्ब में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वह टेंस कहलाता है। यानी कि बोले तो एक बात में कि जो भी अगर कार्य हो रहा है वो अपने समय के अनुसार परिवर्तन होता है ना। जो किसी कार्य को समय के अनुसार परिवर्तन करे वही टेंस कहलाता है। या फिर बोले तो किसी कार्य को करता है कोई भी व्यक्ति, तो किसी कार्य को करने में लगा समय वो भी टेंस कहलाता है। तो अब टेंस के प्रकार में जानेंगे। टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि हिंदी में बोलो तो टेंस के प्रकार। हिंदी में बोले तो टेंस के प्रकार। तो टेंस के प्रकार में हम पढ़ेंगे टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस के प्रकार। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला बोले तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सेकेंड बोले तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। थर्ड बोले तो फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो टेंस के प्रकार में टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में जाने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला है मेरा प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो अब बारी बारी से जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, फिर जानेंगे पास्ट टेंस क्या है, फिर जानेंगे फ्यूचर टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस में भी जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, फिर जानेंगे पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, फिर जानेंगे फ्यूचर टेंस के कितने भागों में बांटा गया। तो हम अभी चलेंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसमें चलना है, प्रेजेंट टेंस के बारे में। आप फर्स्ट में जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में यानी कि वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे वर्तमान काल, वह काल जिससे कोई वर्तमान में घटित हुआ हो या वर्तमान में हो रहा हो, है ना। वर्तमान में घटित हुआ हो या फिर वर्तमान में हो रहा हो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्या कहलाता है, वर्तमान काल। अब इसमें भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के प्रकार। तो इसमें जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी कि बोले तो टेंस का प्रकार।
तो टेंस के प्रकार में हम प्रेजेंट टेंस का प्रकार है ना, प्रेजेंट टेंस का प्रकार, प्रेजेंट टेंस का प्रकार में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी को बोल सकते हैं। तो एक और नाम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी को बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी को बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार में जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रकार में जानेंगे। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को अगर बोले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, और अगर सेकेंड बोले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसी को बोले तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी। अगला जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर लास्ट मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी की तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है ना। अगर बोले तो प्रेजेंट टेंस की ही तरह पास्ट और फ्यूचर को भी कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। जिस तरह से प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, या फिर बोले तो पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। अगला अगर बोले पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या बोल सकते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। फिर अगला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी की तरह फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर बोले तो फ्यूचर सिंपल टेंस। अगला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर इसी को बोले तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर नेक्स्ट बोले तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि बोले तो प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो अब इसको बारे में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि टेंस का प्रयोग कर्ता के स्वभाव, यानी कि बोले तो
नेचर बोल सकते हैं, कर्ता यानी कि मानव का स्वभाव भी बोल सकते हैं यानी कि नेचर, या आदत यानी कि हैबिट, आदत बोले तो हैबिट, चिरंतन सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, और सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। फिर बात करें एवं अस्थायी कार्य यानी कि परमानेंट एक्टिविटी इत्यादि का बोध हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध करता है ना। क्या क्या, अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर बात करें तो इस टेंस का प्रयोग कर्ता के स्वभाव यानी कि नेचर, या आदत हैबिट, चिरंतन सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, एवं अस्थायी कार्य यानी कि बोले तो परमानेंट एक्टिविटी का इत्यादि का बोध हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम के बारे में जानेंगे। अब बात करें तो पहचानने का नियम में हो जाएगा, अगर बात करें अब पहचानने का नियम में तो पहचानने के नियम में हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं एवं ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं एवं ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल के बारे में जाने तो एग्जाम्पल बोले तो वह खाता है, यह एक सिंपल टेंस का वाक्य लिए। तो पहले हम किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए टेंस में पहले स्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है। तो अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो समझिए कि टेंस आसान है। तो टेंस पहले 3 बातों पर निर्भर करता है, मेनली रूप से 3 बात पर निर्भर करता है। अगर ये 3 बात आपको पता हो गया तो समझिए टेंस कुछ नहीं है, 2 टेंस सबसे इजी है ना। तो पहला बात है, पहला आपको पता चलना चाहिए कि पहचानने का नियम यानी कि किस टेंस का वाक्य है। फिर आपको पता चलना चाहिए कि वह उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है यानी कि कर्ता कौन है। फिर उस टेंस में वर्ब कौन है ना। अब जब सब्जेक्ट मालूम हो गया, वर्ब मालूम हो गया तो अब ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरली वर्ब जो लगता है वो क्या लग रहा है ना, क्या लगता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो एक्जुलरली वर्ब लगता है वो मालूम हो गया तो समझिए टेंस दम बिल्कुल ईजी, टेंस दम बिल्कुल ईजी है, दम समझिए पानी है ना। तो हम जानेंगे पहले इसकी स्ट्रक्चर। हर एक टेंस की पार्ट होता है मेनली रूप से स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो समझिए टेंस समझ में आ गया, अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो समझिए टेंस समझ में आया। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें है वह खाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में अब चलेंगे, किस में चलेंगे, अब इसमें भी डिवाइड करना है टेंस में। अब आगे इंडेफिनिट में तो अब इंडेफिनिट का भी डिवाइड करना है, अफर्मेटिव हो जाएगा, फिर आपका निगेटिव हो जाएगा, फिर आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, फिर आपका व्हाट इंट्रोगेटिव। तो बारी बारी से इसमें जानेंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में है ना। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस के में जानेंगे। पहला अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात बोले यानी कि सिंपल सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का था स्ट्रक्चर इसका कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हमको जानना जरूरी है कि टेंस में, उसके बाद सेंटेंस के ऊपर जाना है। तो सेंटेंस में हम पढ़े थे कि सेंटेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आता है व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम बारी बारी से जानेंगे सभी के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमें टेंस में पहले जानना ये जरूरी है कि उसका स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो समझिए कि आपका टेंस कंप्लीट है। तो हम बताए हैं कि टेंस जो है कितने बातों पर निर्भर करता है, मात्र 3 बातों पर। पहला इसका स्ट्रक्चर है, फिर पहचानने का नियम आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट को पता करना चाहिए कि सब्जेक्ट है कौन, है ना। तो कहता है वह खाता है, वह खाता यानी कि इसमें
काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है वह, यानी कि वह है जो खाने का कार्य कर रहा है, यानी कि वह खाने का कार्य, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। हिंदी में बोले तो कर्ता, इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट, है ना। तो यानी कि सब्जेक्ट कौन हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गया खाता, और क्या हो गया है एक्जुलरली वर्ब। तो हमको ये अब ये पता चलना चाहिए कि एक्जुलरली वर्ब कौन किसके साथ लगता है ना। तो अभी हमें एक्जुलरली वर्ब से नहीं मतलब है, अभी हम का स्ट्रक्चर मेरा कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रहा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हमको मालूम होना चाहिए कि V5 और V1 है क्या। तो यानी कि वर्ब कहने का मतलब है कोई भी कार्य कर रहा है, यानी कि वर्ब है ना। कोई कार्य कर रहा तो क्या है, वर्ब है। अब वर्ब 5 के बारे में जानेंगे। तो यानी कि अगर हम बोले गो, क्या बोले गो, तो गो बोले तो गो V1 हो, वो क्या हो गया V1 मेरा हो गया। अगर इसी में अगर एस या ES जुड़ जाए, यानी कि गोज हो जाए, यानी कि गोज हुआ, तो ये V5 बन जाता है। किसका रूप ले रहा V5। तो हमको अब देखना है इसमें सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 लगता है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, V1 या V5। तो क्या है, वह खाता है, तो वह के लिए क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है। वह खाना के मीनिंग क्या होता है, ईट होता है। क्या होता है, ईट होता है। अब इस पे निर्भर करेगा एस या ES कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, निर्भर करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ES लगेगा, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ एस या ES नहीं लगता है। यानी कि अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अगर बोले तो ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। तो क्या है यहाँ पे ही है, तो क्या कर देंगे एस, ही इट्स, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, एस या ES। अगर हम बोल दें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं, तुम गाते हो, तुम गाते हो, तो यानी कि तुम गाते हो। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट क्या है, यू है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम, यानी कि यू। तो यू, गाना के मीनिंग होता है सिंग, क्या होता है, सिंग। तो अब हम अभी बोले कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ES लगता है, और बाकी अन्य के साथ एस या ES नहीं लगता है। तो यानी कि ये कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। तो यानी कि अभी हम पर्सन पढ़ना जरूरी है। अगर न जानकारी है तो हम शॉर्टकट में बताते हैं। आई बी है जो मेरा है फर्स्ट पर्सन, आई बी है जो क्या है फर्स्ट पर्सन, और यू क्या होता है, यू है जो सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। अगर बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में अगर बात करें तो ही सी इट नेम। तो थर्ड पर्सन की बात करें तो ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, यानी कि थर्ड पर्सन, ये क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो ही सी इट नेम क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ ही सिर्फ क्या लगता है, एस या ES, और बाकी के साथ एस या ES नहीं लगता, चाहे सेकेंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो। अब थर्ड पर्सन में एक हुए दे, एक आता है दे, जो कि थर्ड पर्सन में रहते हुए प्लूरल है। तो अभी हम बोले कि थर्ड पर्सन में सिर्फ सिंगुलर नंबर होना चाहिए, तभी एस या ES लगेगा, और बाकी के साथ एस या ES नहीं लगेगा। यानी कि दे भी हमारा जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन होते हुए भी ये क्या है, एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ एस या ES नहीं जुड़ता है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें, दो एग्जांपल और ले लेते हैं, एक बात करेंगे इसमें।
कि क्या है, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है, यानी कि एक सच्ची घटना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि हम बात किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सच्ची घटना का भी बहुत बताए थे, हैबिट का भी बहुत होता है, इस भी बताए थे, यानी कि क्या है, सच्ची एक घटना, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि कहता सूरज पूरब से उगता। तो हमारा क्या है, पहले सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, यानी कि काम कौन करता, कौन है, सूरज पूरब में उगने का काम कौन कर रहा है, सूरज, यानी कि सूरज क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यानी कि द सन। अब उगना के क्या होता है, उगना का मीनिंग होता है राइज, तो राइज द सन, राइज तो लगा दिए, लेकिन अभी हम बताएं कि अगर कोई नाम हो, ही सी इट हो, तो एस या एस लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस जुड़ता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कहाँ उगता है, पूरब से उगता है। कहाँ से उगता है, पूरब से उगता, यानी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, है ना। अब है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, ये भी क्या है, सच्ची घटना है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। तो पानी यानी कि वाटर बॉइल्स, है ना, खोलना का क्या होता है, बॉयल। अब एस लग गया क्योंकि नेम है, तो वाटर बॉइल्स एट कितना डिग्री पे खोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि और अब किताब में अपना बना लीजिएगा, अफर्मेटिव मेरा समाप्त हुआ। अब चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव क्वेश्चन में, है ना, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा क्लियर हो गया, अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस कहता है, इसका पहले स्ट्रक्चर हम क्या बोले, जो भी अगर बनाना है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे व्हाट इंट्रोगेटिव हो, है ना, तो तीनों को क्या करना, हम लोग को सबको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो निगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें अब डू या डज का मामला है, किसका मामला है, डू या डज का मामला है, किस में डू लगेगा और किस में डज लगेगा। तो बताएं, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग और बाकी के साथ डू का प्रयोग लगता है। अगर सीधे सीधे बोले कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें एस लगाते थे उसी में अब लगा देना है डज लगा देना, जिसमें हम एस लगाते हैं उसमें क्या लगाना है, डज का प्रयोग कर देना है। तो देखिए, वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है। अगर वह नहीं गाता है तो याद नहीं कि लड़का है, अगर वह गाती नहीं गाती है यानी कि ताती है, यानी कि लड़की है ना। तो लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगेगा, सी, है ना, क्या लगेगा, सी। तो सी अब क्या है, नहीं गाती है, यानी कि तो पता चल रहा है कि इंडेफिनिट है ना, क्या है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इंडेफिनिट टेंस में किसका वाक्य है, नहीं आ गया, नहीं क्या सेंस में हो, तो निगेटिव सेंस लेके आ रहा है, किसका लेके आ रहा है, निगेटिव का। तो निगेटिव में क्या लगेगा, डू या डज बोले, तो डू या डज बोले तो अब क्या हम बोल रहे हैं कि जिस में एस या एस लगाते थे, जिस सब्जेक्ट में एस या एस लगाते थे उसमें क्या लगाना है, डू या डज। तो यानी कि सी है तो सी में एस लगता था उसमें वर्ब में, तो अब वर्ब के स्थान पे क्या लगाना है, डज। अगर बोले तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग और बाकी के साथ डू का प्रयोग, और बाकी के साथ डू का प्रयोग, यानी कि इसमें क्या लगेगा, डज होगा, यानी कि सी डज नॉट, है ना, क्या होगा, सी डज नॉट। अब गाना गाती है, यानी कि गाना का होता है सिंग। तो अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि एस के स्थान पे हम डज का प्रयोग कर दिए। किसका प्रयोग किए, डज का। तो अब नहीं कि भर में हमको एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कहता है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यानी कि तुम, यू डू नॉट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लगेगा, डू का प्रयोग। अगर रहता तो डज का प्रयोग, यानी कि
यू डू नहीं है तो यानी कि नॉट, यू डू नॉट कहाँ जा रहा, स्कूल जाते हो, स्कूल जाने की बात कर रहा तो यानी कि गो, जाना ना, तो यानी कि गो टू कहाँ, स्कूल, कहाँ जा रहा, स्कूल जाने की बात कर रहा तो स्कूल, गो टू स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। अब कहता है हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यानी कि हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो यानी कि सब्जेक्ट बी लगा दिए। अभी बी के अनुसार डू या डज लगाना, तो अभी हम बोले कि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है डू या डज, यानी कि अगर बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, डू डज, क्या लगेगा, डज, और बाकी के साथ डू का प्रयोग, यानी कि बी डू नॉट, क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का है ना, कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि बी डू नॉट नहीं है तो बी डू नॉट, बी डू नॉट क्या, खेलने की बात कर रहा है, यानी कि प्ले क्या, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। ये क्लियर हो गया मेरा निगेटिव टेंस का, मेरा निगेटिव सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव और व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास मेरा द एंड हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, है ना। तो और मेरे नए वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।